everyone, and once again welcome back on your favorite learning platform which is OL Expert. And students, यही तो वो प्लेटफॉर्म है जहां पे हम हर दिन लाइव आके आपको CUET की प्रिपरेशन जोरों शोरों से करा रहे हैं. यस, हम YouTube में शायद अभी तक एक लौते चैनल है जो कि हर एक सब्जेक्ट वाइज आपको इतना डिटेल में चैप्टर वाइज CUET की प्रिपरेशन करा रहा है. एंड जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे मैं आपके लिए लेके आती हूँ बिजनेस स्टडीज के लाइव सेशन को, और हम पूरे के पूरे सिलेबस को बहुत ही स्ट्रैटेजिक वे में कवर कर रहे हैं. हम हर एक चैप्टर पे ऐसे MCQ क्वेश्चंस आपके लिए लेके आते हैं जो हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं. कहाँ पे? अपने क्लास 12th में. एंड इन्हीं टॉपिक्स, इन्हीं चैप्टर के बेस पे ही आपके अलग अलग सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस टेस्ट में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं. ठीक है, तो हम अपने लाइव सेशन में क्या करते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को लेके आते हैं जो कि ऑलरेडी पहले पूछे जा चुके हैं, और हम एक एक करके उनको स्ट्रैटेजिकली डिस्कस करते हैं. तो आइए उसी परंपरा को बरकरार रखते हुए हम आज का अपना लाइव सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां पे हम अपने अगले चैप्टर विच इज मार्केटिंग मैनेजमेंट को डिस्कस करने वाले हैं. और हम ये देखने वाले हैं कि अब तक अलग अलग यूनिवर्सिटीज में इस वाले चैप्टर से, इस वाले टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं एंड हम उन क्वेश्चंस को कैसे डील कर सकते हैं. ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए आया है क्वेश्चन नंबर 1. पूछा जा रहा है कि मार्केटिंग इज अब आप क्लास 11th हो चाहे क्लास 12th हो, मार्केटिंग क्या होती है ये आप अच्छे से पढ़ के आए हो. तो कह रहा है कि मार्केटिंग क्या है. क्या मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जिसका रोल सिर्फ और सिर्फ प्री प्रोडक्शन के टाइम पे आता है, जब हमने अभी एक्चुअली में गुड्स को प्रोड्यूस करना शुरू भी नहीं किया, उससे पहले ही हम क्या कर देते हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं. आपने बहुत जगह देखा भी होगा, जैसे आप कभी नए नए मॉल्स में जाते हो, ठीक है, एंड वहां पे कुछ रेंटल स्पेसेस खाली होती हैं एंड वहां पे अभी कोई भी शोरूम या कोई भी स्टोर ओपन नहीं होता है, बट उस स्टोर के बाहर, उस रेंटल स्पेस के बाहर एक बैनर लगा दिया जाता है और उस ब्रांड का नाम लिख दिया जाता है जो कि जल्द वहां पे अपना शोरूम खोलने वाला होता है. जैसे कि लिख दिया जाता है नाइकी कमिंग सून. यस, तो यहाँ पे अभी एक्चुअली में उन्होंने अपना शोरूम नहीं खोला, ठीक है, वहां पे काम अभी एक्चुअली में शुरू नहीं हुआ, बट उन्होंने क्या किया, उन्होंने पहले से ही अपने प्रोडक्ट के बारे में एडवर्टीजमेंट करना स्टार्ट कर दिया, मार्केटिंग उसकी करनी स्टार्ट कर दी, ताकि कंज्यूमर्स को पहले से पता हो कि इस पर्टिकुलर स्पेस में ये एक ऐसा स्टोर आने वाला है एंड जो कंज्यूमर्स हैं वो इजिली आके उस स्टोर को विजिट कर सकते हैं जब प्रॉपर शोरूम यहाँ पे बन जाएगा. ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पोस्ट प्रोडक्शन. जाहिर सी बात है, जब आपका कोई स्टोर बन जाता है या आप कोई प्रोडक्ट अपना प्रोड्यूस कर लेते हो, तो उसके बाद भी आप उसकी मार्केटिंग करना बंद तो नहीं करते हो ना. ठीक है, उसके बाद भी आप क्या करते हो, उसके बाद भी जोरों शोरों से आप उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट में लग जाते हो, ताकि ज्यादा से ज्यादा कस्टमर तक ये बात पहुंचे कि आपकी जो कंपनी है वो एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आई है. तो हम कह सकते हैं मार्केटिंग पोस्ट प्रोडक्शन के बाद भी जारी रहती है. उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर सेल. अब आपको पता है कि आजकल के टाइम पे जो बिजनेस है वो सिर्फ इस चीज पे फोकस नहीं करते कि हम कैसे भी करके क्या करें, अपने प्रोडक्ट को कस्टमर तक बेच दे और काम खत्म हो गया. आज के जो मॉडर्न बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने कंज्यूमर्स को लॉन्ग रन में रिटेन करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जब तक हमारा कंज्यूमर हमसे जुड़ा रहेगा तब तक ही हम मार्केट में एक कॉम्पिटिटिव पोजीशन में खड़े रह सकते हैं. तो एक मार्केटिंग हम कह सकते हैं एक ऐसा फंक्शन है जो कि कभी ना खत्म होने वाला फंक्शन होता है. तो हम इस बेसिस पे कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, बिकॉज मार्केटिंग का फंक्शन कभी भी खत्म नहीं होता है. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. Now I can see many of you have already joined our live session and they are wishing me. So I just want to wish you all and say very good afternoon. Okay, अब अगला क्या कह रहा है, persuading buyers by targeting their needs and want to purchase the product is. कह रहा है कि उस स्ट्रैटेजी को हम क्या कहते हैं जिसमें जो कंपनीज होती हैं वो अपने बायर्स को क्या करती हैं, परस्यू करती हैं. ठीक है, और कैसे परस्यू करती हैं, टारगेट करके. और क्या टारगेट करती हैं, वो कंज्यूमर की नीड्स एंड वांट्स को ध्यान में रखते हुए टारगेट करती हैं, बायर्स को परस्यू करती हैं. ठीक है, किस लिए, ताकि जो कंज्यूमर है वो उनके प्रोडक्ट को परचेज कर सके.
तो यहाँ पे कह रहा है कौन से अप्रोच की यहाँ पे बात करी जा रही है। तो अगेन स्टूडेंट्स, आपने क्लास 12 में बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, लाइक प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। तो ये जो लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, ये लाइन हम कौन से वाले कॉन्सेप्ट में यूज करते हैं, या आपने जब क्लास 12 में पढ़ा था तो आपने जब ये लाइन पढ़ी अभी, तो आपको कौन से कॉन्सेप्ट से ये लाइन सबसे ज्यादा एसोसिएटेड होती दिखी। ठीक है, सबसे पहले बात अगर कर ले प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की, तो आपको पता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट क्या कहता है। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा आप लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करोगे, उतनी क्या हो जाएगी, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। और जब बिजनेस की कॉस्ट कम हो जाएगी तो वो क्या कर पाएगा, तो वो इसको, इस प्रोडक्ट को सस्ते दाम पे क्या करेगा, मार्केट में बेच पाएगा। अब जाहिर सी बात है, बिजनेस को लागत कम पड़ रही है, बिजनेस को कॉस्ट कम पड़ रही है, तो वो अल्टीमेटली कस्टमर को भी वो प्रोडक्ट बहुत महंगा पड़ने वाला नहीं है। और ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट यही कहता है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करो ताकि जो ओवरऑल प्रोडक्शन की कॉस्ट है वो कम हो जाए, क्योंकि जब हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो जाएगी, हम अपने कस्टमर को सस्ता प्रोडक्ट बेच पाएंगे। और कस्टमर चाहता ही क्या है, कस्टमर यही चाहता है कि वो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कम से कम दामों में ले सके। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को हम बेचने की कोशिश कर रहे हैं। बल्कि प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट तो इससे जस्ट ऑपोजिट है ना। वो यहाँ पे क्या करने की कोशिश कर रहा है, वो समहाउ अपने प्रोडक्ट को बस बेचने की कोशिश कर रहा है बाय मेकिंग द प्रोडक्ट इनएक्सपेंसिव फॉर द कस्टमर। बी, अब प्रोडक्ट क्या कहता है, प्रोडक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि हमें अपने प्रोडक्ट पे ध्यान देना चाहिए, हमें गुड क्वालिटी का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है तो जितने भी मार्केट में कंज्यूमर हैं वो अपने आप मेरे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी या फिर अट्रैक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, फिर आता है हमारा डी, पहले डी देख लेते हैं, सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि हम जो कुछ भी बना पा रहे हैं ना, वो हम सब कुछ बेच सकते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट कहता है कि हम जो कुछ भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं या जो भी सर्विसेज हम ऑफर कर रहे हैं, उसको हम आराम से बेच सकते हैं। कैसे? थ्रू एडवर्टीजमेंट। ये मान के चलता है कि अगर हम एडवर्टीजमेंट ढंग से करें और हम कस्टमर के अकॉर्डिंग क्या करें, एडवर्टीजमेंट करें, खूब हर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हम एडवर्टीजमेंट करें, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को इजीली कस्टमर तक हम पहुंचा सकते हैं। और अगर हम जब इतना जोरों शोरों से ऐड करेंगे तो कंज्यूमर अपने आप ही मेरे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहेगा। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हम कंज्यूमर की नीड एंड वांट को फोकस नहीं कर रहे हैं, हम ये फोकस कर रहे हैं कि जो हम बना पा रहे हैं, जो हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, हम कैसे एडवर्टीजमेंट करके उसको कस्टमर तक पहुंचा सकें। ठीक है, और जो लास्ट है हमारा सी, विच इज मार्केटिंग। तो आपको पता है कि मार्केटिंग ही वाला कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि ये कहता है कि हमें प्रोडक्ट इसलिए नहीं बनाना चाहिए कि हमें प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचना है कैसे भी, बल्कि हमें हमेशा पहले कंज्यूमर की नीड्स, कंज्यूमर की वांट्स, कंज्यूमर की इच्छाएं, उनकी जरूरतों को पहले समझना चाहिए, पहचानना चाहिए, प्रॉपर मार्केट रिसर्च करनी चाहिए कि आजकल का कंज्यूमर चाहता क्या है। फिर उस चीज को समझने के बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रोडक्ट को बनाना चाहिए, उसको डिजाइन और उसको मैन्युफैक्चर करना चाहिए। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इस वाले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बिकॉज मार्केटिंग ही एक ऐसा कॉन्सेप्ट होता है जहां पे हम इन चीजों का ख्याल रखते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वांटिटी। देखिए यहाँ पे क्वांटिटी की बात हो रही है, ऑफ प्रोडक्ट इज अ की फीचर ऑफ। ठीक है, अब अगेन आपके सामने चार कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे दिए हैं। अभी पिछली वाली स्लाइड में मैंने आपको ये चारों कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं इसके बारे में एक ग्लिम्स दिया था। तो यहाँ पे क्या रहा है कि हम जब प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में नहीं बल्कि किसकी बात करते हैं, क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि हम यहाँ पे कौन से कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। हम यहाँ पे प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट ये मान के चलता है कि हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना है। मतलब हमें किस पे फोकस करना है, हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी पे प्रोड्यूस करना है।
क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम प्रोड्यूस करेंगे उतनी हमारी ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी एंड हम अल्टीमेटली अपने कंज्यूमर को ये जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही इनएक्सपेंसिव वे में बेच पाएंगे। सो आई डोंट थिंक आपको बाकी ऑप्शंस पे जाने की जरूरत है क्योंकि ये सारे ऑप्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन कंज्यूमर नीड एंड वांट इज रिलेटेड टू, सी अगेन देखिए ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया है और बोल दिया गया कि कंज्यूमर की नीड, उनकी वांट का ख्याल कहाँ रखा जाता है। तो आप अभी पढ़ चुके हो कि उनकी नीड का ख्याल रखा जाता है मार्केटिंग वाले कॉन्सेप्ट में। उनकी नीड को, उनकी वांट को रिकॉग्नाइज करके ही हमें अपने प्रोडक्शन को करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, which element of product concept help in fulfilling the right to information? Now you all know about right to information, आप लोग अपने क्लास 12th में इसको पढ़ भी चुके हैं एंड आप अपने डेली मर्रा की लाइफ में, आजकल के बच्चे इतने स्मार्ट हैं, आप लोग क्लास 12th में हो फिर भी उसके बाद भी बहुत सी चीजें होती हैं जो बच्चों को ऑलरेडी पता होती हैं। आजकल का जो कंज्यूमर्स है वो बहुत ज्यादा जागरूक हैं। तो अगेन वैसे राइट टू इंफॉर्मेशन आपको पता है कि ये एक ऐसी चीज है जो कि लॉ के द्वारा बनाई गई है, जो कि ये स्टेट करता है कि एक कंज्यूमर को जो भी प्रोडक्ट आप बेच रहे हो तो कंज्यूमर के पास ये पूरा हक है कि वो ये जान सके कि इस पूरे प्रोडक्ट में कौन कौन सी चीजें आती हैं या कौन कौन सी चीजें इस प्रोडक्ट में हैं। ठीक है, तो आपने देखा भी होगा जब भी कोई प्रोडक्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मैगी का पैकेट देखा है, ठीक है, तो मैगी में यहाँ पे एक ग्रीन कलर का मार्क होता है, देखा होगा, ठीक है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि ये एक वेजिटेरियन प्रोडक्ट है एंड एज अ कंज्यूमर हमारे और आपके पास ये हक होता है कि हम ये जान सकें कि हम जो भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं वो वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। उसके अलावा आपने देखा होगा एक सेक्शन होता है मैगी में ही या किसी भी प्रोडक्ट में कंटेंट्स करके या इंग्रेडिएंट्स करके, उसमें ये साफ साफ लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे हैं, पड़े हैं। उन सारी जानकारी को आप ले सकते हो और उस सारी जानकारी को लेने के बाद आप एक इन्फॉर्म डिसीजन एज अ कंज्यूमर बना सकते हो कि आपको एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करना है कि नहीं। उसी के बारे में यहाँ पे बात करी जा रही है कि विच एलिमेंट ऑफ प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट हेल्प्स इन फुलफिलिंग द राइट टू इन्फॉर्मेशन। आई थिंक इसके बाद आप लोग आंसर अपने आप ही समझ गए होंगे। क्या यहाँ पे ब्रांडिंग की बात हो रही है? नो, यहाँ पे ब्रांडिंग की बात नहीं हो रही है, क्योंकि ब्रांडिंग में हम क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कराने के लिए हम उसकी ब्रांडिंग करते हैं, उसके ब्रांड नेम को हम और ज्यादा पॉपुलराइज करने की कोशिश करते हैं। स्टोरेज का तो कोई लॉजिक ही नहीं है यहाँ पे, राइट। हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको हम लोग प्रॉपरली सेफ एनवायरनमेंट में स्टोर करना चाहते हैं। तो अगेन इससे राइट टू इंफॉर्मेशन का कोई भी कनेक्शन नहीं है। अब अगर हम बात करें लेबलिंग की, तो हाँ, यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट पे प्रॉपर लेबलिंग करनी पड़ती है। प्रोडक्ट के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन उन्हें कंज्यूमर को सप्लाई करनी होती है, क्योंकि एक कंज्यूमर हमारा क्या है, किंग है, ठीक है। एंड कंज्यूमर के पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए बिफोर ही इज विलिंग टू परचेज अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसका आंसर अपने आप क्या हो जाएगा? इसका आंसर अपने आप हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज लेबलिंग। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या कह रहा है? द स्पोकन पार्ट ऑफ ब्रांड इज नोन एज। अब ब्रांड के कुछ स्पोकन पार्ट्स भी होते हैं, कुछ नॉन स्पोकन पार्ट्स भी होते हैं। तो कह रहा है उसमें से ब्रांड का स्पोकन पार्ट कौन सा होता है, ठीक है। तो अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस सिर्फ हमको ये बताता है, हम देख के प्राइस को ये बता सकते हैं कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एमआरपी कितनी है। बट हाँ, अगेन वी कैन से इट इज अ स्पोकन पार्ट। यस, लेट्स सी द अदर ऑप्शंस। ब्रांड नेम, ठीक है, ब्रांड नेम। अब आपको पता है कि मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट अपने ब्रांड से जाना जाता है, राइट। हम भी जब कहीं पे शॉपिंग करने जाते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम लोग ये बोलते हैं कि हम लोग अच्छे ब्रांड से कपड़े लेंगे, क्योंकि ब्रांड नेम अपने आप में ही क्या होता है, बोलता है, ठीक है। और उस प्रोडक्ट की इमेज कैसी है, उस ब्रांड की इमेज कैसी है कंज्यूमर्स के मार्केट में, ये डिपेंड करता है कि कंपनी अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कैसे रखती है, ठीक है। तो ब्रांड नेम हम कह सकते हैं कि ये भी क्या होगा, ये भी एक स्पोकन पार्ट होता है। देन ब्रांड मार्क, ठीक है। ब्रांड मार्क क्या होता है? आपने देखा है कि कोई भी प्रोडक्ट होता है तो उसका कुछ अपना लोगो होता है, ठीक है। जैसे पेप्सी का कुछ ऐसा लोगो आपने देखा है, राइट। आपने देखा होगा एयर इंडिया, अगर हम एयर इंडिया की बात करें तो वहां पे महाराजा नाम के एक वो है, आपका क्या कह सकते हैं उसको, मैस्कॉट, जो कि एयर इंडिया को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ब्रांड मार्क क्या है? ब्रांड मार्क स्पोकन पार्ट नहीं है, वो अनस्पोकन पार्ट है।
हम जब ये साइन देखते हैं पेप्सी का, तो भले वो कुछ बोल नहीं रहा है बट हम उसको देख के बता सकते हैं कि ये क्या है, ये पेप्सी का लोगो है। हम जब महाराजा के मैस्कॉट को देखते हैं तो हम देख के बता सकते हैं, वो स्पोकन पार्ट नहीं है, वो अनस्पोकन पार्ट है। और प्रोडक्शन क्या, प्रोडक्शन इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, प्रोडक्शन इज जस्ट ऐसा काम जो कि बैक एंड में चलता है जब प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम स्पोकन पार्ट की बात करें तो स्पोकन पार्ट क्या होता है, हमारा ब्रांड नेम होता है, ठीक है, क्योंकि ब्रांड नेम से ही आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को क्या करते हो, पहचानते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई प्राइस इज रिलेटेड टू, कह रहा है कि अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो हमने ज्यादा सेट करके रखी है, हाई सेट करके रखी है, तो उसका रिलेशन इन चार ऑप्शंस में से किस में है? हाई कंपटीशन। अब आप मुझे बताओ कि अगर मार्केट में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, एक ही प्रोडक्ट है और उसको मार्केट में कितने लोग बना रहे हैं, 1000 प्रोड्यूसर्स उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हाई प्राइस होगा? नहीं होगा। क्यों? अगर इतने ज्यादा प्रोड्यूसर्स मार्केट में है तो मतलब कि कंज्यूमर के पास एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइसेस है। आप अगर उनको बहुत महंगा प्रोडक्ट दोगे तो आपसे वो प्रोडक्ट ना लेके कहीं और से ले लेंगे, अगर उनको कहीं और से वो प्रोडक्ट सस्ते में नहीं मिला तो वो किसी और शॉप पे जाके वो प्रोडक्ट ले लेंगे। तो हम वहां पे ये नहीं कह सकते कि हाई कंपटीशन में हाई प्राइस का कोई भी कनेक्शन होता है, बल्कि इनफैक्ट इसका जस्ट उल्टा होगा, जितना ज्यादा स्टिफ कंपटीशन होगा उतनी कम प्राइस होगी, क्योंकि हर एक प्रोड्यूसर क्या चाहेगा कि हमारा जो कंज्यूमर है वो हमसे बना रहे, वो किसी और के पास मार्केट में ना जाए। ठीक है, सेकंड क्या कह रहा है, लो कंपटीशन। हाँ, यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर मार्केट में कुछ ही प्रोड्यूसर्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मतलब कि उनकी मोनोपोली है, ठीक है, तो ऐसे में वो जितना भी प्राइस चार्ज करना चाहें अपने कंज्यूमर से वो उस प्राइस को चार्ज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लो कंपटीशन हो जाएगा। बोथ ए एंड बी हो नहीं सकता, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, बिकॉज हमें अपना राइट आंसर मिल चुका है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव डू नॉट इंक्लूड। ठीक है, अब प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, अब जो भी कंपनी है, ठीक है, उसके ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो सकते हैं अपने प्रोडक्ट को प्राइस करने के पीछे। अगर एक ऐसी कंपनी है जिसका मेन उद्देश्य है प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, तो वो ये कोशिश करेगी कि हम क्या कर सकें, अपने प्रोडक्ट के जो प्राइसेस हैं उसको हाई सेट कर सके ताकि हम ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। वहीं अगर एक कंपनी है उसका एम क्या है, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, वो बस चाहती है कि मेरा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर तक पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा कंज्यूमर मेरे प्रोडक्ट को परचेज करें, तो ऐसे में वो क्या करेगी, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो सेट करेगी। तो ये डिपेंड करता है कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके अकॉर्डिंग उसके प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव भी डिटरमाइन किए जाते हैं। तो कह रहा है कि जो प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव है उसमें क्या चीजें इंक्लूड नहीं होती, मार्केट शेयर लीडरशिप, जाहिर सी बात है हम जब भी अपने प्रोडक्ट की प्राइस को सेट कर रहे हैं तो वहां पे हम इस चीज को ध्यान रखेंगे कि हमारे प्रोडक्ट की प्राइस ऐसी होनी चाहिए कि हम लोग क्या कर सकें, ज्यादा से ज्यादा मार्केट शेयर को हम टैप कर सकें। मैक्सिमम जो कंज्यूमर्स हैं जिनको हम टारगेट करना चाहते हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट को परचेज करना चाहें। ओके, बी क्या कह रहा है, सर्वाइविंग इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। बिल्कुल, अगेन अगर मेरा जो उद्देश्य है वो सेल्स मैक्सिमाइजेशन का है तो मैं क्या करूंगी, अपने प्रोडक्ट की प्राइस को लो सेट करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मार्केट में कंपटीशन बहुत है और अगर मैंने ऐसे कॉम्पिटिटिव मार्केट में अपने प्रोडक्ट की प्राइस को बढ़ाया तो कंज्यूमर अपने आप क्या कर सकता है, मेरे प्रोडक्ट को छोड़ के किसी और के प्रोडक्ट को कंज्यूम कर सकता है। तो हाँ, ये भी चीज हमें ध्यान रखनी पड़ेगी जब हम अपने प्रोडक्ट की प्राइस को डिसाइड करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बिल्कुल हमारे प्रोडक्ट की प्राइस कितनी होगी इसका तो बेस ही यही होता है कि अल्टीमेटली मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी लगी है। ठीक है, और डी क्या कह रहा है, टू डिलीवर गुड्स टू रूरल एरिया। ऐसा होता है क्या? नहीं, प्राइसिंग का ऑब्जेक्टिव ऐसा नहीं होता कि हमें अपने प्रोडक्ट को सिर्फ रूरल एरिया में बेचना है, बल्कि हम पूरे ही मतलब जो भी हमारी ऑडियंस है उन सारे ऑडियंस को, उन सारे पोटेंशियल कंज्यूमर्स तक हम अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाना चाहते हैं, स्पेसिफिकली रूरल एरिया तक पहुंचाना नहीं चाहते। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, Nike, a shoe manufacturing company, sell its product through its own showroom and website.
द मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग कम्स अंडर विच मेथड ऑफ सेलिंग? क्या कह रहा है, आप सबने इस ब्रांड का नाम सुना है, अभी हमने इसका नाम लिया भी था, नाइकी, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि नाइकी एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, और वो क्या करती है, वो अपने प्रोडक्ट को बनाती है, खुद मैन्युफैक्चर करती है और खुद अपने ही शोरूम और अपने ही वेबसाइट्स के थ्रू डायरेक्टली कस्टमर्स को क्या करती है, बेच देती है। तो कह रहा है यहाँ पे कौन से मेथड ऑफ डायरेक्ट सेलिंग को यूज किया जा रहा है। तो आप ऑलरेडी क्लास 12th में पढ़ के आए हो अलग अलग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और आप यहाँ पे देख के बता सकते हो कि यहाँ पे नाइकी क्या कर रही है, खुद ही प्रोडक्ट बना रही है और वो किसी भी बिचौली का और वो किसी भी इंटरमीडियरी का सहारा नहीं ले रही है, वो डायरेक्टली अपने कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को बेच रही है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीरो लेवल चैनल को फॉलो किया जा रहा है। जब एक ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को कंज्यूमर तक बेचने का काम करती है, पहुंचाने का काम करती है, तो वहां पे जीरो लेवल चैनल को फॉलो किया जाता है। 1 लेवल में आपको पता है कौन आ जाता है बीच में, रिटेलर, कंपनी और कंज्यूमर्स के बीच में रिटेलर आ जाता है। 2 लेवल में कौन कौन आता है, होलसेलर एंड रिटेलर बोथ, और यहां पे ये दोनों तो आएंगे ही आएंगे, प्लस एक एजेंट भी ऐड हो जाता है। तो यहाँ पे कंपनी डायरेक्टली बेच रही है, इसीलिए हम इसको जीरो लेवल चैनल बोलेंगे। नेक्स्ट क्या कह रहा है, द टाइम पीरियड बिटवीन रिसीविंग ऑर्डर एंड डिलीवरी ऑफ गुड इज नोन एज। ये भी आप अपने क्लास 12th में पढ़ के आए हो कि जब एक कंपनी को कोई ऑर्डर रिसीव होता है और जब तक वो ऑर्डर कस्टमर के हाथों तक नहीं पहुंचा दिया जाता, उस टाइम पीरियड को, उस टाइम लैग को हम क्या कहते हैं, उस टाइम लैग को हम कहते हैं ऑर्डर प्रोसेसिंग। क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्या हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, ऑर्डर रिसीव हो गया है, अब वो अलग अलग लोकेशंस पे जाएगा और अल्टीमेटली वो फाइनली कस्टमर के हाथों तक पहुंचा दिया जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर प्रोसेसिंग कहते हैं। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। इन्वेंट्री का मतलब क्या है, इन्वेंट्री का मतलब सिंपली स्टॉक, राइट, जो स्टॉक हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करते हैं उससे हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री। ट्रांसपोर्टेशन तो आपको पता है, जस्ट द फिजिकल मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज ट्रांसपोर्टेशन, एंड ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि हमें अपना राइट आंसर मिल चुका है। उसके बाद क्या कह रहा है, एडवर्टीजमेंट इज ऑलवेज गिवन बाय एन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एडवर्टीजमेंट है वो हमेशा किसके द्वारा दिया जाता है। पहला कह रहा है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। बिल्कुल, हम अगर एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं किसी भी न्यूज़पेपर में, ठीक है, या इंस्टाग्राम पे, रेडियो पे, कहीं पे भी अगर हम एडवर्टीजमेंट देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले तो जो न्यूज़पेपर वाले हैं या जो इंस्टाग्राम वाले हैं या जिस भी प्लेटफॉर्म पे हम एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं वो पहले क्या करेंगे, वो पहले हमें आइडेंटिफाई करना चाहेंगे। वो ये देखेंगे कि क्या जो मेरा ब्रांड है या जो भी एडवर्टीजमेंट मैं देना चाहती हूँ क्या वो जेन्युइन नेचर का है कि नहीं। क्योंकि अगर कल को न्यूज़पेपर कोई ऐसा एडवर्टीजमेंट छाप देगी जो कि पब्लिक के हित में नहीं था या फिर किसी एथिकल कंपनी के द्वारा नहीं था, कोई फर्जी कंपनी के नाम पे था, तो ऐसे में अल्टीमेटली फंसेगा कौन, न्यूज़पेपर वाले फंसेंगे या जो अलग अलग मीडिया चैनल्स हैं वो फंसेंगे। तो हमेशा जो भी एडवर्टीजमेंट होता है वो हमेशा आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर ही दे सकता है, अनआइडेंटिफाइड स्पॉन्सर नहीं दे सकता। गवर्नमेंट ओनली, क्या सिर्फ गवर्नमेंट ऐड देता है, नहीं, इवन प्राइवेट बॉडीज भी क्या करती हैं, एड्स देती हैं। एंड नन ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं हो सकता, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कम्युनिकेशन टूल विच कैन हेल्प इन इम्प्रूविंग द इमेज ऑफ द कंपनी। क्या कह रहा है, एक ऐसा हथियार, एक ऐसा टूल जिसके थ्रू एक कंपनी मार्केट में अपनी इमेज को सुधार सकती है, उसे हम क्या कहते हैं। आइए अपने ऑप्शंस को देखते हैं। पहला कह रहा है एडवर्टीजमेंट। बिल्कुल, कंपनी क्या कर सकती है, अच्छे से अच्छे एडवर्टीजमेंट्स को लेके आए और उसको टीवी पे दिखाए, न्यूज़पेपर पे दिखाए, इंस्टाग्राम पे दिखाए, फेसबुक पे दिखाए, यूट्यूब पे दिखाए, हर जगह दिखाए। और जब आप बार बार किसी चीज को दिखाओगे तो आप अल्टीमेटली क्या कर रहे हो, आप अल्टीमेटली अपने प्रोडक्ट की पोजिशनिंग कर रहे हो इन द माइंड ऑफ द कस्टमर। तो जिस तरीके से आप अपने ऐड को फ्रेम करोगे, कंज्यूमर उस अकॉर्डिंग ही आपके प्रोडक्ट के बारे में सोचेगा। पर्सनल सेलिंग, आपने देखा होगा पर्सनल सेलिंग भी होती है ना, स्पेशली आपने देखा होगा यूरेका फोर्ब्स की अगर हम बात करें
तो ये लोग क्या करते हैं, घर घर जाके अपने प्रोडक्ट को बेचते हैं, उसकी तारीफें बताते हैं, उसके प्रोज बताते हैं और कस्टमर्स को वो वाटर प्यूरिफायर बेचने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे भी क्या कर सकते हो आप, घर घर जाके कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट्स के बारे में अच्छी अच्छी चीजें बता सकते हो और अपने प्रोडक्ट की इमेज को और अच्छा बना सकते हो। सेल्स प्रमोशन, बिल्कुल, जो आपको डिस्काउंट्स मिलते हैं, अलग अलग कूपन्स दिए जाते हैं, वो इसीलिए दिए जाते हैं ताकि कंज्यूमर्स को क्या लगे कि ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है ये कैसा है, अच्छा है, हमें अच्छे अच्छे ऑफर देता है, हमें अच्छे अच्छे कूपन डिस्काउंट देता है और ये हमारे लिए एक अफोर्डेबल प्रोडक्ट बन जाता है। तो ये भी इसका एक आंसर हो जाएगा। एंड सो हम डी पे आ जाएंगे, विच इज ऑल ऑफ द अबव। तो यस, हम कह सकते हैं कि सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे क्या हैं, बिल्कुल करेक्ट है। The concept which focuses on large scale production and the minimum cost is called। देखिए फिर से इनडायरेक्टली आपसे एक ही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्या कह रहा है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन आपने करी किस पे, कम से कम लागत पे। तो हम यहाँ पे ऑब्वियसली किसकी बात कर रहे हैं, प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट विच फोकसेस ऑन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं भी आपको बता चुकी हूं कि जब हम प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं तो हम वहां पे प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि ये प्रोडक्ट क्या कहता है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी रखिए, बिल्कुल सुप्रीम रखिए, बिल्कुल प्रीमियम क्वालिटी आप अपने प्रोडक्ट की रखिए। इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कस्टमर अपने आप ही प्रेफर करना चाहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट की। उसके बाद क्या कह रहा है, द कॉन्सेप्ट, अगेन बहुत सारे कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, विच फोकसेस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो अगेन आपको पता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन की बात हम कहाँ पे करते हैं, सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे कस्टमर्स के नीड्स, उनके वांट्स, उनकी इच्छाओं के अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट विच फोकसेस ऑन कस्टमर वेलफेयर। ओके, न्यू वर्ड आ गया यहाँ पे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन से भी बढ़कर कुछ यहाँ पे सोचा जा रहा है। क्या सोचा जा रहा है, कस्टमर वेलफेयर के बारे में। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट तो नहीं हो सकता, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी नहीं हो सकता, या तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट होगा या तो सोसाइटल कॉन्सेप्ट होगा। तो आपको पता है कि मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में हम कस्टमर सैटिस्फैक्शन को हम क्या करते हैं, मेन गोल लेके चलते हैं कि प्रोडक्ट ऐसा बनाओ कि कंज्यूमर को उसको कंज्यूम करने में मजा आ जाए, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उसको मिले। वहीं अगर हम सोसाइटल कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ही, उसके साथ साथ हमें क्या करना चाहिए, हमें बिजनेस में एथिक्स को भी फॉलो करना चाहिए। कस्टमर को खुश करने के लिए ऐसा नहीं कि कुछ भी आप उसको बेच दीजिए, आप जो भी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रहे हो उससे इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, किसी एनिमल को कोई भी नुकसान नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कस्टमर सेटिस्फैक्शन नहीं, कस्टमर वेलफेयर की बात कर रहे हैं, इनफैक्ट पूरी सोसाइटी के वेलफेयर की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, सोसाइटल कॉन्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन आर अ पार्ट ऑफ। तो अगेन स्टूडेंट्स, आप लोग क्लास 12th में पढ़ के आए हो एक कॉन्सेप्ट जिसका नाम क्या है, मार्केटिंग मिक्स। यस, और मार्केटिंग मिक्स में आप क्या पढ़ते हो, 4 P's, जो कि एक प्रोडक्ट को बेचने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं। तो यहाँ पे उन्हीं 4 P's की बात करी जा रही है, P1 ये हो गया, P2, P3 एंड P4। तो इन चारों की बात हम सिर्फ और सिर्फ किसमें करते हैं, मार्केटिंग मिक्स में बात हम इनकी करते हैं। उसके बाद द कैरियर ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड। ओके, अगेन ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देख चुके हैं। क्या कह रहा है कि एक प्रोडक्ट में कौन से पार्ट में इंफॉर्मेशन दिखाई जाती है, प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन दी जाती है। तो जॉब एनरिचमेंट तो कहाँ से आ गया, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है हमारे मार्केटिंग से। ठीक है, ये तो यहाँ पे हम सिर्फ अपनी जॉब को और इंटरेस्टिंग बनाने की और एनरिचिंग बनाने की कोशिश करते हैं ताकि जो एक पर्टिकुलर एम्प्लॉय है वो अलग अलग काम को करना सीख ले। उसके बाद क्या है, ब्रांडिंग। ठीक है, तो ब्रांडिंग के थ्रू हम सिर्फ अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, अपने ब्रांड को हम क्या करते हैं, उसके बारे में हम एडवर्टीजमेंट करते हैं। गुडविल, तो हाँ, गुडविल क्या है, गुडविल आपकी जो रेपुटेशन होती है मार्केट में उसको हम गुडविल कहते हैं। तो वो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं कैरी करती है, आप अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से मार्केट करते हो उस चीज पर डिपेंड करता है कि मार्केट में आपकी गुडविल कैसी है, एंड ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की क्वालिटी कैसी है, ये भी आपकी गुडविल को बनाने में मदद करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, लेबलिंग, क्योंकि लेबलिंग में ही हम क्या करते हैं,
सारी की सारी इंफॉर्मेशन अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स विच जनरेट्स रेवेन्यू इज कॉल्ड। क्या कह रहा है, बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग आपने मिक्स के बारे में पढ़ा है, उसमें से कह रहा है कि ओनली एक ऐसा मिक्स मुझे मार्केटिंग का बता दीजिए जो कि जिम्मेदार किसके लिए होता है, कंपनी के रेवेन्यू जनरेशन के लिए होता है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर हम रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो रेवेन्यू से रिलेटेड हमारा कौन सा मिक्स हो सकता है, हमारा प्राइस मिक्स हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का जितना प्राइस होगा, जितनी उसकी सेलिंग प्राइस होगी, उसके अकॉर्डिंग ही हम ये देख पाएंगे कि हम उस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। प्रमोशन में हम प्रमोशनल टूल्स की बात करते हैं कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट के लिए जोरों शोरों से प्रमोशन कर सकते हैं। प्लेस में हम ये कोशिश करते हैं कि हम कैसे अपने प्रोडक्ट को सही समय पे सही प्रोडक्ट पहुंचा सकें, और प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसी हो उसकी बात हम करते हैं। हम यहाँ रेवेन्यू की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे प्राइसिंग मिक्स की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट कह रहा है द प्रोडक्ट रीचेस द कस्टमर एट द राइट टाइम इन द राइट क्वांटिटी एट द राइट प्लेस बाय यूजिंग फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स। क्या कह रहा है, देखिए अभी जो मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन में बताया उसी लाइन को यहाँ पे यूज किया जा रहा है कि प्रोडक्ट को पहुंचाने की बात हो रही है कस्टमर तक, कब, सही समय पर, सही क्वांटिटी में, सही जगह पर। तो इसको ऑलरेडी आप बता पाओगे कि हम लोग जगह की बात कर रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे प्लेस मिक्स की बात कर पा रहे हैं। इसी क्वेश्चन से आप कुछ अलग अलग कीवर्ड्स को पिक कर सकते हो और इसके थ्रू आप बता सकते हो कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको इस लाइव सेशन में भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे यहाँ पे आपको ये पढ़ा के आया है। अब हम मिलेंगे अपने अगले लाइव सेशन में, जहाँ पे हम अगले चैप्टर से कुछ और क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे और उनको स्ट्रेटेजिकली कैसे डील करना है इसको भी हम सीखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में। टिल देन, थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। तो क्या आप भी CUET एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसके सिलेबस और प्रिपरेशन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूज हैं? तो डोंट वरी, OL एक्सपर्ट लेकर आ रहा है CUET एग्जाम की फ्री लाइव क्लासेस फ्रॉम 15th ऑफ May। तो क्लासेस को ज्वाइन करना ना भूलें और साथ ही साथ हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।